नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल पर एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं सही राजनीति। इसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति को कैसा होना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर D.K. गिरी साहब, जिनको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संविधान और सरकारों के बारे में गहन अध्ययन कर भारी जानकारी हासिल है, वे बताएंगे कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों, राजनीतिक दलों और जनता को अपनी नुमाइंदगी पेश करनी चाहिए और उनके अपने अपने क्या क्या अधिकार हैं। हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है और उसको किस दिशा में वास्तव में होना चाहिए। राजनीति में पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं होगी, सिर्फ सही बात होगी। इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता को ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि हमारे देश में राजनेताओं, सरकार, राजनीतिक दलों और जनता को किस तरीके से अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि देश आगे भी बढ़े और जनता को मान सम्मान के साथ जीवन जीने के सुअवसर प्राप्त हों। आप इस प्रोग्राम पर गहरी नज़र रखें और समय समय पर हमें सुझाव दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540297770। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर भेजें। नमस्कार दोस्तों, सही राजनीति प्रोग्राम में आज का विषय है वैकल्पिक राजनीति। सत्ताधारी दल हमेशा अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाकर सत्ता का दुरुपयोग भी करता है। क्या लोकतंत्र में जनता के वोट हासिल करके अपनी मनमर्जी से अपनी पार्टी का एजेंडा देश में लागू करना सही राजनीति है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के बीच आपसी संबंध कैसे हों और देश का लोकतंत्र मजबूत हो, इसके लिए राजनीतिक दलों सहित देश की जनता को क्या करना चाहिए जिससे सही राजनीति का मार्ग प्रशस्त हो और हमारा लोकतंत्र भी मजबूत हो। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर D.K. गिरी साहब से, जो कि हमें विस्तार से बताएंगे कि वर्तमान समय में हमारे देश में जो राजनीतिक माहौल है वो किस दिशा में जा रहा है। नमस्कार। नमस्कार गिरी साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दूसरी बार केंद्र में सत्ता पे वो काबिज हुए हैं। ये बात सही है कि जनता ने उनको जनादेश दिया है, लेकिन जिस तरीके से सरकार का आचरण है उसको देखते हुए ये लगता है कि राजनीति में सब कुछ सही नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें दो दृष्टिकोण हैं। लोग ये कह रहे हैं, जो राजनीतिक प्रेक्षक हैं, ऑब्जर्वर जिसको कहते हैं, वो देख रहे हैं कि एक निर्णायक दबंग नेतृत्व आया है और इसके चलते दुनिया में भारत का नाम लिया जा रहा है। एक नया छवि कि भारत निर्णय ले सकता है, चाहे वो चाइना के खिलाफ हो या अमेरिका के खिलाफ हो, किसी बड़े ताकतों के खिलाफ हो, या अपना देश में किसी जो टेररिस्ट होते हैं उनके खिलाफ हो। तो ये जो कड़ी निर्णय ली जा रही है उससे लोग खुश हैं। ये एक अच्छी चीज़ भी है। लोकतंत्र में भी निर्णायक नेतृत्व होना चाहिए।
लेकिन दूसरा दृष्टिकोण जो है कि दलगत राजनीति में दल का जो भूमिका है राजनीति में, लोकतंत्र में, वो खत्म हो रहा है। ये एक चिंताजनक विषय है, एक शंका का कारण है। दूसरा उसी दृष्टिकोण में दूसरा चीज़ कि लोकतंत्र भी सही में हम इसको निभा रहे हैं, उसका सम्मान हो रहा है कि नहीं, वो भी सोचने वाली बात है। क्योंकि जो चीज़ नियामक है, इसको लीगल कहते हैं हम लोग, हाँ, नियमबद्ध है, वो लोकतंत्र है क्या, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। लोकतंत्र चाहे वो नियम अनुसार हो, नियम के अनुरूप हो, किंतु अगर वो लोकतांत्रिक ना हो तो उसमें खतरा है। क्योंकि लोकतंत्र में कितना भी स्लो हो, कितना भी उलझा हुआ हो, लेकिन लोकतंत्र में क्या है, लोग सोचते हैं कि हमारे हाथ में सत्ता है, कोई गलती हो तो हमें उसको सुधारने का मौका मिलेगा। अगर नेता रास्ते से भटक जाते हैं, उनको भी हम रास्ता में ले सकते हैं, क्योंकि चुनाव में दोबारा हमारे पास आएंगे। राजनीतिक दल इसलिए राजनीति करते हैं कि वो सत्ता में काबिज हों और देशवासियों का उत्थान करें, राष्ट्र को जो है विकास की ओर अग्रसर करें। अभी जो दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, इसमें उनको पूरी तरह से मैंडेट नहीं मिला है, क्योंकि विपक्षी दल अलग अलग लड़ रहे थे। वोट परसेंटेज जो है अगर देखा जाए तो अपोजिशन के फेवर में जो है करीब 60% वोट है लगभग, और 40% की ही सरकार है। लोग ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व उतना दमदार नहीं है, उतना वजनदार नहीं है, उतना कुशल नहीं है, इसलिए सरकार नहीं बनी है। उनकी योग्यता और उनकी पहली सरकार की प्राथमिकताओं और उनके प्रदर्शन को देख के सरकार इसलिए बनी है कि विपक्ष कमजोर है, वो नकारा है, वो अपनी बात को जनता के बीच में जो है बता नहीं पाया, इसलिए उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। ये जो बहुमत की आपने बात कही, बहुमत बनाना एक प्रक्रिया है, वो हमने एक विशेष प्रक्रिया को हमने चुना। बहुमत ये होता है कि 100% अगर वोटर हैं तो जिसको 51 मिलता है वही बहुमत, ये साधारण ज्ञान है, बहुमत उसी को मिलता है। लेकिन 100 नहीं है, आपने जैसा कहा 40%, और बीजेपी का सिर्फ बीजेपी पार्टी का आप ले लेते हो तो एक 31-32% है। ये 31-32% ये एक तिहाई हुआ, तो ये बहुमत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने, हमारा संविधान ने एक बहुमत बनाने का, जो फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिल गया, वोट जितना गिरा हो उससे ज़्यादा जिसको मिल गया, आधा से अधिक मिल गया, वही बहुमत उसको मिला। और संविधान में भी हमारे जैसे लोकसभा का ले लीजिए, हमारा 543 और 2 नॉमिनेटेड लेके 545 हैं, तो उसका जो 273 जिसको होता है तो उसी को बहुमत मिल जाता है, और आधा से अधिक। सिद्धांत के अनुसार ये बहुमत नहीं है। लेकिन अब जहाँ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि मूलक सरकार अपने चुना है, और ये पार्टी, तो संविधान में पार्टी का भी जिक्र नहीं है, ये संसद का जिक्र है, लेकिन प्रतिनिधि लोग चुनते हैं, और वे लोग एक पार्टी से, पार्टी डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक दलगत लोकतंत्र में वो पार्टी के मेंबर होते हैं। तो ये हमने ब्रिटेन का जो सिस्टम है उसको अपनाया बहुमत बनाने में, तो चलो उसको मान लेते हैं। लेकिन उसमें भी अगर बहुमत का अर्थ नहीं हो, ये नहीं है कि आप लोकतंत्र का जो सिद्धांत, लोकतंत्र का परंपरा और उसका जो सोच, उसी को ही ख़त्म कर दे। और ये बड़ा दुख स्थिति है। एक तो विरोधी दल नहीं है, विरोधी दल बहुत कमज़ोर है। जो विरोधी जो संविधान के हिसाब से जिसको 10% सांसद जिसका आते हैं वही विरोधी दल कहलाता है, कांग्रेस का वो भी नहीं है। तो उससे एक झटका लगता है हमारे लोकतंत्र को। दूसरा, पार्टियों के बीच, दलों के बीच भी चर्चा नहीं हो रहा है। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, कतई सही नहीं है। तो लोकतंत्र में हर क्षेत्र में पार्टी के अंदर,
पार्टियों के साथ, जनता के साथ हमेशा जिसको कहते हैं निरंतर आपका वार्तालाप होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, बहस होना चाहिए, जिसको हम डायलॉग कहते हैं, और उसमें संवाद होना चाहिए, तब जाके लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। सर, पार्लियामेंट में ईमानदारी से कई बिल पास नहीं हुए जिनकी बहुत आलोचना हुई, जैसे धारा 370 और 35A को लेकर जिस तरह से जो है राज्यसभा में उसको पास कराया गया। किसान बिल जो 3 हैं उनमें जो है राज्यसभा में जिस तरीके से ज़बरदस्ती जो है बिना मतलब प्रॉपर वोटिंग के जो है उसको पास कराया गया, तो ये एक तरह से तानाशाही प्रवृत्ति जो सरकार के ऊपर आरोप लगे हैं, क्या वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है? तानाशाह तो व्यवहार में उसका परिणाम स्वरूप देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी ये तानाशाही व्यवस्था तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं, चाइना या सिंगापुर जैसे। लेकिन इसको अगर नहीं रोका गया, ये आचरण और व्यवहार को नहीं बदला गया, तो ये दिन दूर नहीं आई जिसको हम लोग तानाशाही देश भी कहा जा सकता है भारत को। लेकिन और एक चीज़ देखिए, ये जो मैं जिक्र किया कि पार्टी के लोकतंत्र में अपने लोगों का बोलने का जो अधिकार है, चाहे सांसद का हो, अपना पार्टी के अंदर अगर ना बोल सके लोकतंत्र का, वही हत्या हो जाता है। मैं आंकड़ा देख रहा था सर साहब कि 545 सांसद से 250 लगभग 250 सांसद अपने प्रोफेशन में जो होता है जीविका में लिखवाए हैं कि हम लोग किसान हैं। सर, दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। उनके आचरण से, सरकार के आचरण से ऐसा लग रहा है कि वे कभी भी अब सत्ता से बेदखल होंगे ही नहीं और अपनी मनमर्जी से सारे काम कर रहे हैं, चाहे गलत हो और चाहे सही हो। कोई भी समुदाय, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति अगर सरकार की आलोचना करता है तो उसको देशद्रोही या सरकार विरोधी या राष्ट्रभक्त ये नहीं है, इन चीज़ों से जो है आरोपित किया जाता है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये सही है? नहीं, ये बड़ा शंका का विषय है और बहुत दुखद स्थिति है, बहुत चिंताजनक विषय है। शायद ये शासक दल को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अनजाने में या जानबूझ के कर रहे हैं, कि वहाँ भी पढ़े लिखे लोग काफ़ी हैं और लोकतंत्र का भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। तो ये लोग यही सोच रहे हैं कि हमको बहुमत है, हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो हम जो कर रहे हैं हम लोकतांत्रिक, संवैधानिक और नियम के अनुरूप कर रहे हैं। तो ये गलत है। नियम के अनुरूप है लेकिन लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतांत्रिक को मूल्यांकन करने का 2 मापदंड है, मैं बताऊं आपको। एक तो जो अनुष्ठानिक अंकुश सरकार के ऊपर रहना जरूरी है, और जहां अनुष्ठानिक अंकुश नहीं रहेगा, जैसे पार्लियामेंट एक अनुष्ठान हो गया, आपका सुप्रीम कोर्ट एक अनुष्ठान हो गया जहां पे जुडिशियल रिव्यू होता है, बाकी सीबीआई एक हो गया, ईडी हो गया, सीएजी जो सरकार का आईबीआई का हिसाब रखता है, इनका अंकुश अगर नहीं रहेगा एग्जीक्यूटिव के ऊपर, जो शासक दल के ऊपर, ये एक झटका है लोकतंत्र के लिए। दूसरा, आपने जो बात कही, नागरिकों का जो अधिकार संविधान से मिला हुआ है, बोलने का अधिकार, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं, बोलने का अधिकार, इकट्ठे होने का, मिल के काम करने का अधिकार, राइट टू डिग्निटी, अपना गरिमा के ऊपर जो अधिकार है, ये सब अधिकार का अगर हनन हो तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। जैसे आपने सही कहा, जो लोग विरोध कर रहे हैं उसमें आप राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा रहे हैं। डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट इसको कहते हैं, लोकतांत्रिक विरोध राष्ट्रद्रोह कहाँ से हुआ? और आए दिन सेडिशन लॉ जो बहुत पुराना, उसको तो हटा देना चाहिए। राष्ट्रद्रोह का जो उनके ऊपर केस किया जा रहा है, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है और ये लोकतंत्र का हनन है। इसलिए हमें बड़ा जागरूक होना पड़ेगा और ये शासक दल को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम नियम और लोकतंत्र ये दोनों के बीच में समन्वय नहीं रखेंगे, वो देश के लिए खतरा बन सकता है। शासक दल विपक्षी दलों को एक तरह से जो है दरकिनार करके चल रहा है, किसी सही बात पर भी उनका सहयोग लेने से बचता है।
शासक दल अपनी मनमर्जी से हर चीज़ें कर रहा है। किसान आंदोलन में लगे हुए लोग ये कहते हैं कि हमें अपनी आय बढ़ाना आपके नियमों के हिसाब से नहीं चाहिए, तो भी जो है उसको लाभ पहुंचाने की बात कह के 3 बिल जो है एक साथ पास किए गए। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये लोकतंत्र के हिसाब से गलत हो रहा है। एक अफ्रीका में कहावत है कि जो दो लोगों का मन जो है एक से हमेशा बड़ा होता है। लोकतंत्र का और एक परिभाषा है कि सामूहिक बुद्धि, सामूहिक जो सोच उसको भी लोकतंत्र कहते हैं। तो ये सामूहिक सोच का फ़ायदा बीजेपी नहीं उठा रहा है। हमारी राजनीति के इतिहास में देखिए, नेहरू ओपोजिशन लीडर जो होते थे उनको देश का लीडर ऑफ डेलीगेशन बना के भेजते थे, जबकि नेहरू को काफ़ी वो विरोध करते थे। वाजपेयी जी बीजेपी का नेता थे, लेकिन कांग्रेस सरकार वाजपेयी जी को लीडर ऑफ डेलीगेशन बना के यूनाइटेड नेशंस में भेजा है। ये सब हमारा इतिहास में है। तो ये ओपोजिशन के साथ, विरोधी दल के साथ मिल के काम करने वाली बात है। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो विरोध का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा था लोकतंत्र के बारे में, बहुत ही बड़ा जोरदार उन्होंने बात कही थी। कहते कि आप जो कह रहे हैं मैं उससे बेशक असहमत हूँ, लेकिन आपका बोलने का अधिकार के लिए मैं मेरा खून का आखिरी कतरा तक लड़ूंगा मैं। तो बोलते कि आपका जो बोलने का अधिकार है उसको मैं सम्मान करता हूँ और उसको मैं बना के रखूँगा, लेकिन शायद जो आप बात करें मैं ना मानूँ, लेकिन ये तो बोलने का ही अधिकार नहीं। आपको जेल में डाल दो, सेडिशन लॉ लगा दो, ये गलत है। अच्छा, और ये अपने लिए, बीजेपी के लिए भी खतरा है। अच्छा, बोलने के अधिकार पे ही एक सवाल आपसे कि अक्सर देखने में आ रहा है इस सरकार के कार्यकाल के दौरान कि विरोधी दल के लोग अगर कुछ बोलते हैं तो उन पे देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है या उनको जेल में डालने का प्रयास किया जाता है या जेल में डाल भी दिया जाता है, झूठे मुकदमों में बताया जाता है। लेकिन उसी तरह के तल्ख स्टेटमेंट अगर भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी लोग देते हैं, देश में जो है आपसी सद्भाव और वातावरण ख़राब करते हैं, तो उनको एक तरह से बख्श दिया जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सत्ता जो है अपने लोगों को बचा रही है या इस तरह के लोगों को प्रमोट कर रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये स्थिति कहाँ ले जाएगी देश को? ये पक्षपात है, परंतु कोई भी नेता, चाहे वो शासक दल का हो, अभी बीजेपी का हो या विरोधी दल का हो, उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन लोगों को गुमराह करने का अधिकार नहीं है, जिसको आप अंग्रेजी में फेक न्यूज़ बोलते हैं, झूठी खबर फैलाना, जिससे दंगा हो जाए, जिससे आपस में टकराव हो जाए और लोग गुमराह के कुछ कर बैठें। जैसे अभी आपका जो वैक्सीन निकला, टीका जो निकला कोरोना के खिलाफ, उसके बारे में सरकार की तरफ से और विरोधी दल की तरफ से अगर अफवाहें फैला जाए तो उससे फिर लोगों को नुकसान होता है, उसमें कार्रवाई हो सकता है। आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन झूठी खबर फैलाने का अधिकार आपको नहीं है, जिससे लोगों का, समाज का नुकसान हो, तो चाहे वो विरोधी दल का हो या बीजेपी का हो। उसके अलावा आपको किसी का गरिमा को ठेस पहुंचाने के भी आपका अधिकार नहीं है। जो किसी महिलाओं को आपने गाली दे दिया, माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको आपने बाबर और औरंगजेब का औलाद कह दिया, वो गाली की तरफ से, वो अधिकार नहीं है किसी को। तो ये सब जिम्मेदारी के साथ कोई बात कही जाती है तो वो बोलने का अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को किनारे लगाने के लिए उन पे झूठे मुकदमे भी लगाती है या फिर जो है अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं, पांडिचेरी, तमिलनाडु और केरल, असम में भी विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा घमासान पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे के यहाँ छापे वापे भी बढ़े, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये टाइमिंग जो है ये क्या सही है ऐसे टाइम पे जो है जहां विरोधियों को जो है दबाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय जांच एजेंसियों का मिसयूज़ कर रही है? ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू क्योंकि आपका एपिसोड लोकतंत्र के ऊपर है, लोकतंत्र में जो दल बनता है
कुछ सिद्धांतों को लेकर बनता है, परंपरा को लेकर बनता है, कोई इतिहास, पार्टी के जो नेता होते हैं उनका जो ये इतिहास में जो उनका भूमिका रहा है उसको लेके बनता है। तो ये पार्टी का सिद्धांतों का पराकाष्ठा और पार्टी का जो निष्ठा है लोगों का, उनको वो ख़त्म हो रहा है। ये बड़ा दुखद स्थिति है, विशेष करके क्योंकि जो शासक दल में उनके सत्ताधारी पार्टी में उनके बाद पैसों का जोर है और जिसने एजेंसी का नाम गिनाया आपने, उनको इस्तेमाल करके वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि दल का जो सिद्धांत है उसको आप ख़त्म कर रहे हैं, दलों को ख़त्म कर रहे हैं। हर पार्टी से, कांग्रेस से, टीएमसी से, बाकी जो स्थानीय पार्टी है उनसे बीजेपी नेताओं को बुला रहे हैं, विशेष करके जो आरोपित नेता हैं उनको भी शामिल कर रहा है। उससे बीजेपी का खुद अपना छवि खराब हो रहा है, अपना सिद्धांत खराब हो रहा है। लोग विरोध करने लगे बीजेपी वाला। और बीजेपी जब बना था, मुझे अभी भी याद है कि उसको कहा जा रहा था कि पार्टी विद डिफरेंस, एक पार्टी अलग होके बन रहा है, लेकिन वो कहाँ रहा फिर। तो ये प्रक्रिया जो है बड़ा भयानक प्रक्रिया है, ऐसे देखा जाए लोकतंत्र के लिए, कि आप दलों का सिद्धांत को आप नष्ट कर रहे हैं और दलों को नष्ट कर रहे हैं, अपने दल भी उससे नष्ट हो रहा है। सर, आइडियोलॉजी भी दूषित हो रहा है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दावा है और उन्होंने एक नारा भी दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। तो क्या कहीं ऐसा नहीं है कि कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल करके ही कांग्रेस को, देश को कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं? ऐसे तो नारा गलत ही था, क्योंकि ओपोजिशन को, विरोधी दल को ख़त्म करने का प्रयास करना भी गलत है। हाँ, एक कांग्रेस को ना कह के अगर वो कहते, जो रजनी कोठारी जी बहुत बड़ा राजनीतिक थे, वो कहते थे कांग्रेसवाद, वो अगर कहते तो मोदी जी का एडवाइजर ऐसे होंगे, मैं कांग्रेसवाद ख़त्म करना चाहता हूँ, जिसमें परिवारवाद होता है, जो सामंतवाद होता है, इसको अपनोवाद, नेपोटिज्म जिसको कहते हैं, इस तरह की चीज़ें कांग्रेस में था। तो उसको रजनी कोठारी जी ने कांग्रेसिज्म कहते थे। अगर उसको ख़त्म करने का बात कहते तो लोग शायद माने। तो एक पार्टी जो आज़ादी का आंदोलन से हमारा इतिहास का जुड़ा हुआ है, वो पार्टी आए, उसको जैन तेन प्रकार ने ख़त्म करने का, उसका विनाश करने का सोचना गलत है लोकतंत्र के लिए। लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए 100% मतदान की व्यवस्था हो, इसके लिए राजनीतिक दलों को और चुनाव आयोग को किस तरह की पहल करना चाहिए, क्योंकि तभी सच्चा लोकतंत्र स्थापित होगा? कुछ देशों में है, कुछ देशों में ऐसा है जिसको कंपल्सरी वोटिंग कहते हैं, आपको वोट देना ही पड़ेगा। और कुछ देशों में ये वॉलंटरी है, आपका इच्छा है दे या ना दे। आपका कहना सही है, क्योंकि जब सारे लोग वोट दें तब उसका परिणाम अलग होगा। ये लिंकन, अब्राहम लिंकन जो थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, अंग्रेजी में उन्होंने कही थी, अमेरिकन थे, तो लेकिन एक हिंदी में अनुवाद हो, मैं अंग्रेजी में कह दूँ उसको। उन्होंने कहा था कि बैड पॉलिटिशियंस, ये आपका प्रश्न का जवाब है, बैड पॉलिटिशियंस आर इलेक्टेड बाय गुड सिटीजन्स हु डू नॉट वोट और हु डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। अर्थ ही हुआ कि जो गंदे या बुरे नेता तब चुन के आते हैं जब अच्छे लोग वोट नहीं देते हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो अच्छे लोग सही में वोट नहीं देते हैं। अच्छे लोग, तथाकथित अच्छे लोग, मैं नहीं करूँ, अच्छे लोग जो घर में बैठ जाता है, वोट देने नहीं आता, टेलीविज़न सामने बैठ जाता है, इसको अच्छे कहेंगे, वो गैर जिम्मेदार नागरिक कहेंगे, अलग बात है। लेकिन कहते हैं हम ये पॉलिटिक्स का बड़ा विवादपूर्ण विषय है, ये दंगा होता है, ये होता है, हम लाइन में जाकर खड़े नहीं होंगे। और गरीब लोग, गांव के लोग ज़्यादा पैमाने में वोट देते हैं कि उनका अच्छा होता है कि हम लोग वोट दे रहे हैं कि शायद हमारे लिए सही होगा, तो इसीलिए वोट देते हैं। और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको तो ऐसे भी आराम में है, इसीलिए कोई भी सरकार है उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, ये बताइए, लेकिन आपका ये है, अगर सारे लोग अगर वोट दें, उनको बाध्य किया जाए कि सब लोग वोट दें,
इसका परिणाम अलग होगा। अच्छा सर, ज़्यादातर आपने सही कहा कि गरीब लोग तो जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और वोट देते हैं, तो क्या यही वजह को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनको बिजली, पानी और महिलाओं को डीटीसी में सफ़र मुफ्त दिया ताकि उनके वोट को कब्जा किया जा सके? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी नीतियां, ऐसे क्रियान्वयन, ऐसी बातें सही हैं? केजरीवाल साहब के बारे में ये चीज़ जो कहा जाता है कि एक पॉपुलिस्ट हैं, जो अंग्रेजी में शब्द है पॉपुलिस्ट, यह है कि लोग को आप एक तरह से बरगला फुसला के अपने तरफ कर लेना, उसको पॉपुलिस्ट कहते हैं। जो लोग जहाँ फ्रस्ट्रेटेड हैं, जहाँ परेशान हैं, उनको एक नई रास्ता दिखाना और थोड़ा बहुत उनका ज़रूरतों को पूर्ति करके लालच दे के उनको अपने तरफ कर लेने को पॉपुलिज्म कहते हैं। लेकिन बेशक उनका मन में वो क्या है, वो पॉपुलिस्ट है कि नहीं, लेकिन उन्होंने जो स्टेप लिया इसका मैं सराहना करता हूँ, क्योंकि इसको कल्याणकारी राज्यों में ऐसे होता है, अच्छी बात है। उससे महामारी में बहुत लोगों को परेशानी, खाने के लिए परेशान लेकिन होना पड़ा। लेकिन केजरीवाल जी ने ये वादा किया था कि जो सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट जो स्कूल हैं अर्ध सरकारी, उनमें जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको पक्का किया जाएगा। डीटीसी में जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं उनको भी पक्का किया जाएगा। दिल्ली से ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाएगी जिसमें लाखों लोग हैं। इन मेन मुद्दों पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसको कैसे देखेंगे आप? हाँ, तो उन्होंने वाईफाई का भी, फ्री वाईफाई का भी उन्होंने ये वादा किया था। तो चुनाव के समय पे राजनीतिक दल और नेता काफ़ी सारा वादे कर देते हैं, मैनिफेस्टो में दुनिया भर का चीज़ लिख देते हैं, सब नहीं कर पाते। ये सिलसिला बंद होना चाहिए कि भाई मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं करेंगे और पावर में आने के बाद भी नहीं कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, एक तरह से वो धोखा होता है। तो इस मैनिफेस्टो को पार्टियां क्रियान्वित करें, इसके लिए क्या चुनाव आयोग किसी तरह का निर्देश दे सकता है निकट भविष्य में? निश्चय दे सकता है, निश्चय दे सकता है। नहीं तो आप झूठा वादा करके लोगों को गुमराह कर रहे हो। तो अगर 5 साल के अंदर उसमें लिख दो कि हम इस 5 साल में नहीं होगा, कि हम शुरुआत करेंगे इस चीज़ का, जो आप कहते हो उसको करना चाहिए। नहीं तो झूठा वादा हुआ, लोगों को गुमराह करने हो, लोगों के साथ विश्वासघात हुआ। निश्चित रूप से ये संशोधन होना चाहिए। और ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म कहते हैं, चुनावी प्रक्रिया में ये संशोधन जरूर होना चाहिए। आपका सुझाव सही है, परंतु जितना भी किया केजरीवाल साहब, और वो तो हमेशा शिकायत करते हैं कि ये पूर्ण राज्य नहीं है, मेरे पर पूरा ताकत नहीं है, और जो बजट भी कट के आता है उसके बजट के ऊपर ही मेरा कंट्रोल कम है। तो इस हिसाब से उनका कहना आंशिक सत्य जो है, क्योंकि पूरा नहीं सर, पूरा, लेकिन पूरा, केजरीवाल जी को किसी भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य से ज़्यादा राजस्व मिलता है, क्योंकि केंद्र शासित जो है प्रदेश होने के नाते यहाँ जो है वैट में भी उनको ज़्यादा जो है मिलता है। होटल रेस्टोरेंट हैं, लोग टूरिस्ट आते हैं, तो इस दिल्ली की आमदनी ज़्यादा है, उसमें जो है राज्य का हिस्सा तो उनको मिलता ही है। इसीलिए शायद वो डीटीसी और बिजली पानी मुफ्त कर सके हैं, और राज्य के लोग नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास उतना राजस्व नहीं है। इस सच्चाई को भी तो समझना चाहिए। सही बात है, सही बात है। केजरीवाल कुछ कथनी और करनी में अंतर तो देखने को मिला है, लेकिन मैं एक सीमित टिप्पणी कर रहा था कि जो भी मिला उससे भी लोगों को ये भी नहीं मिलता था। पहला बार डीटीसी में फ्री किया गया है ना, पहले बार बिजली पानी में रिहाई मिल रहा है। तो ये दिल्ली में मैं काफ़ी सालों से वो सब नहीं मिलता था। तो इसका हमें स्वागत करना चाहिए। आगे और जो वादा करते वो भी मिले। तो मैं यही कहना चाह रहा था। लेकिन लोकतंत्र में वापस आके ये बड़ा खतरे की घड़ी एक तरह से मंडरा रहा है कि ये रूलिंग पार्टी, शासक दल इस चीज़ को समझे, विशेष करके हमारा सम्मानीय प्रधानमंत्री इस चीज़ को ध्यान दे कि मैं देश का हित में तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग भी तो इस चीज़ को सोचें। लोकतंत्र में ये आई कि भाई सबको लेके आप चल रहे हो, आप जो कर रहे हो लोगों का उसमें राजामंदी है। तो आपने डिमोनेटाइजेशन किया, उसमें लोगों ने विरोध की।
आपने जीएसटी किया, उसमें बिजनेस जो मध्यम वर्ग का बिजनेस थे उन्होंने विरोध की। आपने सीए लागू किया, लोग रास्ते में आके बैठ गए। आप ये रिफॉर्म, आप कृषि में सुधार लाने की किया, अभी भी आंदोलन चल रहा है। तो अगर लोक हित में हो रहा है, लोग क्यों इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं? और जितना भी आंदोलन हो रहा है कोई पार्टी नहीं करवा रहा है। आप शिकायत बेशक करें कि भाई पार्टी पीछे है, लेकिन दो आंदोलन अगर देखते हैं, विशेष करके सीए के खिलाफ जो हुआ था और किसानों का आंदोलन, इसमें पार्टी का अगुवाई नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी तब भी सीख नहीं ले रही है, इसके क्या आत्मघाती परिणाम होंगे आप बता सकते हैं? होंगे। अभी पंजाब में हुआ देखिए, लोगों का उनका अवमानना करते हैं, उनका नज़रअंदाज उनको करते हैं, तब तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में अभी जो ये जो लोकल इलेक्शंस हुआ था, अकाली दल बीजेपी के फुट हो गया और किसानों का आंदोलन वहीं से शुरू हुआ। बीजेपी साफ हो गया वहाँ पे लोकल इलेक्शंस में। सर कांग्रेस और बीजेपी मिलकर सरकार बना लें, उससे बेहतर तो ये होगा कि हमारे यहाँ सभी लोग मिलकर राष्ट्रीय सरकार का गठन करें, तो कैसा रहेगा? तो मैं उसी का कह रहा था, तो वही राष्ट्रीय सरकार के मैं बात कर रहा था। बाकी कांग्रेस अगर आ गया तो बाकी दलों को भी अब ले सकते हैं। मिला जुला सरकार तो बनाए थे, वाजपेयी साहब ने शुरू किया, बल्कि बीजेपी ने मिला जुला सरकार का शुरुआत किया देश में, और वो 23 पार्टी को लेके उन्होंने सरकार बनाया था। और अभी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो भी उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर थे विदाउट पोर्टफोलियो, बिना विभाग में उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था। वो वाजपेयी जी का सोच था। अभी ये मौजूदा सरकार में कोई भी एकलौता एक मिला जुला सरकार के एकलौता का मंत्री हैं जो महाराष्ट्र से आते हैं और सोशल जस्टिस के मिनिस्टर हैं, है ना, जो कहते हैं कोरोना को भगा दो। ये आरपीआई पार्टी के एक ही मंत्री हैं, बाकी सब चले गए। रामदास अठावले साहब, बिल्कुल सही। तो कहाँ 23 पार्टी का मिला जुला सरकार है, और कभी एक होता आरपीआई के साथ लेके सरकार बना रहे। सो वो एक जो एक प्रयोग हुआ था, बहुत अच्छा था हमारे लोकतंत्र के लिए, क्योंकि जहाँ मिला जुला सरकार बनता है, एक परस्पर को अंकुश रहता है। मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे और दोनों बार उनका मिला जुला सरकार था। यहाँ तक कि कम्युनिस्टों ने जब समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिरने का कगार में आ गया था, फिर समाजवादी पार्टी ने समर्थन तो किया। इसका मतलब चीज़ है। तो सर इसका मतलब ये है कि देश की तरक्की के लिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए मिली जुली सरकार हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक तरफा सरकार बनने में तानाशाही किए जाने की संभावनाएं होती हैं। अवश्य, निश्चित रूप से। और ये जो अभी मौजूदा स्थिति में, जबकि लोगों का ये मानना है और विरोधी दलों को ये मानना है कि हम तानाशाह का ये में आ गए, व्यवस्था में आ गए, लोकतंत्र खत्म हो गया, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हो गया, तब भी ये लोग बैठ के इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, जितने सारे विरोधी दल हैं। बल्कि सरकार विरोधी दलों का है ही, उड़ीसा में है, पंजाब में है, बंगाल में है, आंध्र में है, 7-10-12 सरकार तो है ही प्रदेश में, केरल में है। इन लोगों को इकट्ठे आना चाहिए, क्यों नहीं आ पा रहे हैं? ये एक राजनीतिक चुनौती है जिसको उनको स्वीकार करना है और उनको सोचना है, बैठ के अपना दिमाग लगाना है कि हम कैसे इकट्ठे हों। उसके ऊपर भी कभी तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी ताकत के दम पर सत्ता पे काबिज नहीं है, बल्कि दूसरों की कमजोरियां भी उसको मजबूत कर रही हैं। निश्चित रूप से। लेकिन ये स्थिति सही नहीं है। अगर मोदी जी मिला जुला सरकार का प्रधानमंत्री होते तो वो जो कोalition जो है उसका एक अंकुश रहता, वो हम लोगों के लिए ठीक है। क्योंकि एक पार्टी बहुमत में आ जाना और वो पार्टी के अंदर कोई चर्चा ना हो और लोकतांत्रिक धारा ही खत्म हो जाए और एक ही दो व्यक्ति निर्णय ले, वो देश के लिए सही नहीं है। अच्छा, वैकल्पिक राजनीति मजबूत हो ताकि सत्ता पक्ष भी जो है नियंत्रण में रहे, उसके लिए जो है क्या करना चाहिए विपक्षी दलों को, ये आप बताते हैं। पहला, विपक्षी दलों को ये अगुवाई लेके पहले तो उनको एक एजेंडा बनाना है। भाई ये लोग विपक्षी वाले क्या करते हैं, जैसे अंग्रेजी में कहावत है,
गाड़ी को बैल को गाड़ी के सामने बांध देना, सॉरी गाड़ी को बैल के सामने बांध देना, गाड़ी को बैल के काट बिफोर द हॉर्स बोलते हैं, तो गाड़ी कैसे चलेगा? बैल तो खींचता है ना गाड़ी को। तो यही करते हैं। तो क्योंकि नेता को ले आते हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ममता बनर्जी बनेंगे, शरद पवार बनेंगे, वो नहीं। आप पहले प्रिंसिपल एक प्रक्रिया बनाइए, उसमें जो आ जाएगा। लेकिन व्यक्ति को देखते हैं, अब व्यक्ति को जब देखते हैं उसमें ईगो टकरा जाता है, अहंकार टकरा जाता है, ये गलत तरीका है। दूसरी बात, जिसे विचार की मैं कह रहा था, बीजेपी कुछ भी कहें, मैं पहले भी कहा बीजेपी का विचार बेशक ना माने, लेकिन बीजेपी नया नया सोच लेके आ रहा है। 2014 में मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, सबके साथ सबका विकास, ये भी कहा। तो ये जो स्लोगन है वो कुछ काम स्लोगन होता है, फिर थोड़ा बहुत काम होता है, उसको लोगों को आकर्षित कर रहा है। तो ओपोजिशन का क्या स्लोगन है, इनका क्या विचार है, पहले वो तय करें, और जो उसमें सहमत है सब लोग। तो इनको तो एक स्लोगन देना चाहिए, हम साथ साथ हैं। साथ साथ हैं, वो भी नहीं दे पाते। बिल्कुल हम साथ साथ हैं, ये एक स्लोगन है। ये पहले तो अपना ये एजेंडा रखें सामने, फिर ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल को जिसे कहते हैं कि इकट्ठे कैसे हो, क्या प्रक्रिया अपनाएं, क्या हम लोग प्रिंसिपल 1 2 3 हम लोग का नेता हम कैसे चुनें। ये बहुत कठिन विषय नहीं है, मैंने उसके ऊपर लिखा है। जितना आपका एमपीज हैं उनको सीक्रेट बैलेट कर दीजिए, जो पॉपुलर लीडर निकलेगा वही नेता होगा। अब आपस में क्यों तय करते हैं, जितना आपका एमपी और एमएलए हैं सबको इकट्ठे कर दीजिए और सबको सीक्रेट बैलेट करके इलेक्शन कर दीजिए। तो ये हो सकता है कांग्रेस का लोग शायद ममता बनर्जी को वोट दे दें, अपने ओपोजिशन के लीडर के हिसाब से, और शरद पवार जी को वोट दे दें। तो जो जिनको काबिल मानते हैं सीक्रेट वोट बैलेट में पता चल जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं, ट्रेड यूनियन जैसे बोलते हैं मेरा 50 एमपी है, मैं सबसे बड़ा पार्टी हूँ, मेरा 5 प्रदेश में मिला जुला सरकार जैसी हूँ, 5 प्रदेश में मैं रूलिंग पार्टी में हूँ, इसीलिए नेता तो हम ही बनेंगे। लोग चाहे माने ना माने, आप तो दबाव के ओपोजिशन के लीडर आप बन गए, लेकिन देश का ओपोजिशन तो नहीं बने ना, लोग तो वोट नहीं देगा आपको। तो लोग किसको मांगते हैं, ये नंबर की बात नहीं है यहाँ पे। तो ये एक एजेंडा। दूसरे बात ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल जिसको कह रहा हूँ कि संगठन ओपोजिशन कोalition का एक आप उसका सिद्धांत बनाइए, अपने आप लीडर डिसाइड हो जाएंगे। ये लीडर के कौन बनेगा उसी में पिट जाते हैं, चक्कर ये है। कांग्रेस का विडंबना ये देखिए, कांग्रेस परिवार के बिना कांग्रेस टिक नहीं सकता, अब परिवार को लेके इलेक्शन जीत नहीं सकता। तो ये विडंबना में इसको कैच 22 बोलते हैं ना, और संस्कृत में न जजो न स्तुतो, न जा सकते हैं ना रह सकते हैं, ये हालत में कांग्रेस है। तो ये थे प्रोफेसर DK गिरी। सही राजनीति के अगले एपिसोड में नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।